नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 20,000 से अधिक बच्चों की हत्या करने वाले, 44,000 से अधिक बच्चों को घायल और विकलांग करने वाले इस्राइल ने बच्चों को केवल मारा नहीं है, बल्कि उन्हें मारने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जो आगे चलकर सरकारें अपने देश में और दुश्मनों के साथ करने लग जाएंगी। तकनीक का जो विकास मानवता के नाम पर किया गया, इस्राइल ने उसका इस्तेमाल बच्चों को मारने में किया है। थर्मल इमेजिंग का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। क्वाडकॉप्टर्स एक तरह का ड्रोन होता है, हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है। इसमें इंफ्रारेड कैमरे लगे होते हैं जो किसी बच्चे की शरीर का आकार ठीक खींचकर बता देते हैं और उसके बाद दूर कहीं भी बैठा सिपाही समझ जाता है कि यह शरीर बच्चे का है और फिर गोली मार देता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लिखा है कि इस्राइल के सिपाहियों के लिए बच्चों को मारना गेम हो गया था। न सिर्फ मोहल्लों पर बम गिराकर बच्चों की हत्या की गई, बल्कि हेलीकॉप्टर पर बैठकर सिपाहियों ने स्नाइपर बंदूक से उन्हें गोली मारी। बच्चों को मारने के लिए दिन का वक्त चुना गया ताकि ठीक से दिखाई दे सकें, कहीं खेलते हुए मिल जाएं, कहीं भागते हुए दिख जाएं। It has infrared heat cameras which can tell you the shape of the body, and so the soldiers are able to immediately detect, sitting wherever they are, that this is a child who appears on the screen, and indeed it is like a game for them. ऐसे बहुत से उदाहरण इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। रिपोर्ट का नाम है The Essence of Childhood Has Been Destroyed: Israel's Deliberate Targeting of Palestinian Children in the occupied Palestinian territories since 7 अक्टूबर 2023। जानबूझकर इसराइल ने फिलिस्तीन के बचपन को बर्बाद किया। रिपोर्ट के नाम का मतलब ही है बचपन का मर्म तबाह कर देना। बच्चों के खिलाफ जंग का जिक्र कभी आपने सुना है? इसराइल ने गजा में किया है। इस पर दुनिया को बात करनी चाहिए। बच्चों के साथ फोटो खिंचाकर दुनिया भर के नेता अपनी छवि चमकाते हैं, पारिवारिक बनाते हैं, खुद को करुणा से भरा दिखाते हैं और भविष्य की चिंता करने वाला जताते हैं। लेकिन गजा में इसराइल ने हजारों बच्चों की हत्या की सबूत के साथ रिपोर्ट आने पर एक भी नेता बोल क्यों नहीं पा रहा? जिस संयुक्त राष्ट्र में भाषण देकर ये नेता अपने गांवों में ग्लोबल लीडर बन जाते हैं, उसी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की 100 पन्नों की रिपोर्ट इनसे पढ़ी नहीं गई। इनकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला कि जंग में बच्चों को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। परीक्षा पर चर्चा के दौरान या बाल दिवस के किसी कार्यक्रम में बच्चों ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल पूछ लिया कि इस्राइल ने 20,000 से अधिक बच्चों को मारा है, टारगेट कर मारा है, तो क्या जवाब देंगे? या फिर ऐसा इंतजाम किया जाएगा कि बच्चे इस तरह के सवाल ही ना कर पाएं? बच्चों को मारने वाला कभी बहादुर नहीं समझा जाता, मगर इस बात को गलत नहीं कहने वाला क्या समझा जाए? भारत इतना भी क्यों नहीं बोल पा रहा? इस्राइल और गजा के बीच कोई दो तरफा जंग नहीं चल रही थी कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही हो और बमबारी हो रही हो और उसकी चपेट में आकर बच्चे भी मारे गए, बल्कि एक तरफा जंग थी और है। 3 साल तक इस्राइल ने बच्चों को खोज कर मारा है और यह टॉर्चर आज भी जारी है। The commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities. छोटे छोटे बच्चों को और किशोर उम्र के बच्चे और बच्चियों को लिंग के आधार पर टारगेट किया गया, उन्हें यातनाएं दी गई, उनकी इंसानी गरिमा को रौंद दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लिखा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद एक घटना में फिलिस्तीन के एक लड़के के कपड़े उतारे गए, उसकी फिल्म बनाई गई, अपमानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने ऐसे कई मामले दर्ज किए हैं जब इस्राइल के सैनिकों ने फिलिस्तीन के लड़कों को टारगेट किया।
एक प्रसंग में महिला सिपाही ने 2 लड़कों से निर्वस्त्र होकर सारे कैदियों के बीच डांस करने के लिए कहा और उस दौरान खुद भी हंसती रही। वीडियो रिकॉर्ड होता रहा। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी इसी तरह टॉर्चर किया गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसे किशोर उम्र की एक लड़की का बयान मिला जिसमें उसने अपनी हिरासत की जानकारी दी है। उसने बताया है कि गिरफ्तारी के दिन उसके बाएं पैर में गोली मार दी गई। उसके बाद उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां एक महिला सिपाही ने उसका हिजाब काटकर उतार दिया। पुरुष सिपाहियों की मौजूदगी में उसकी यूनिफॉर्म, जूते और पैंट खुलवाए गए। सिर्फ अंडरवियर और टी शर्ट में खड़ा किया गया। महिला सिपाही ने उसकी शर्ट उतारकर उसकी फोटो ली। जब वह रोने लगी तो एक पुरुष सिपाही ने उसे मारा और उसके सर पर वार किया। एम्बुलेंस आने के बाद उसे पुरुष सिपाही अस्पताल लेकर गए जहां उसकी सर्जरी हुई। उसे एम्बुलेंस में वापस भेजा गया तो कपड़े नहीं पहनाए गए, केवल एक शीट में लपेट दिया गया। इस दौरान एक पुरुष सिपाही ने उसकी तस्वीरें ली। जेल में उसे एक यूनिफॉर्म दी गई और अगले दिन एक पुरुष अधिकारी ने उससे सवाल जवाब किए। उस दौरान उसके हाथ कुर्सी से बांध दिए गए। उससे गजा में किए गए कथित कृत्यों के बारे में सवाल किया गया और पूछा गया कि उसे हमास की लड़कियों के साथ हिरासत में रहना पसंद है या फिर वेश्याओं के साथ। As children represent the future bearers of their collective identity and resilience. By targeting children, Israel is eroding the foundational structure of Palestinian society, weakening the democratic vitality and overall capacity of the Palestinian people to sustain and exercise its right to determine its future as a people. इन हत्याओं के पीछे, यातनाओं के पीछे जो डिजाइन है उसके बारे में यह रिपोर्ट विस्तार से बात करती है। जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट कहती है कि इस्राइल फिलिस्तीन की आबादी के ढांचे को बदल देना चाहता था। बच्चे देश के भविष्य नहीं होते बल्कि अपनी पहचान और संघर्ष के भी भविष्य होते हैं। इस्राइल फिलिस्तीन के लिए होने वाले संघर्ष के भविष्य को ही कुचल देना चाहता था। इसीलिए बच्चों के साथ, किशोरों के साथ निर्ममता की गई, उन्हें मारा गया। जब आप इस तरह की डिटेल के साथ गजा में नरसंहार की खबरों को पढ़ते हैं तब इस्राइल की यातनाओं का चेहरा दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर बात जरूरी है। दुनिया भर की सरकारें आने वाले दिनों में अपने ही नागरिकों का शारीरिक और मानसिक टॉर्चर कैसे करेंगी उसका भी अंदाजा इस रिपोर्ट से आपको मिल जाएगा। इस्राइल आतंकवाद से लड़ने के नाम पर कुछ और कर रहा था। बच्चों का आतंक से क्या लेना देना, मगर बच्चों के साथ यौन हिंसा की गई, प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और आतंक के नाम पर उन्हें मार दिया गया। उनका सिर्फ यही गुनाह था कि फिलिस्तीन में पैदा हुए। एक ऐसे भूभाग में उन्हें जिंदगी मिली जिससे भागने का रास्ता भी नहीं। इसीलिए हर संवेदनशील नागरिक को 100 पन्ने की यह रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। भारत के पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर को संयुक्त राष्ट्र ने 3 सदस्यों के स्वतंत्र आयोग का अध्यक्ष बनाया। जस्टिस मुरलीधर की कमेटी ने 100 पन्नों की रिपोर्ट 23 जून को दुनिया के सामने रख दी। जाम्बिया के फ्लोरेंस मुम्बा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिस सिदोती और भारत के पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर। भारत के लिए बड़ी बात है कि जस्टिस मुरलीधर को यह जिम्मेदारी मिली और उन्होंने उसी ईमानदारी और साहस के साथ रिपोर्ट तैयार की जिसके लिए वे भारत की अदालतों में जाने जाते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि इसी सख्ती के कारण सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए, उनका रास्ता रोक दिया गया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति के समय भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। सीआईसी की नियुक्ति की कमेटी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके नाम को लेकर सुझाव दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित पैनल के सामने उनका नाम रखा गया, मगर उन्हें सीआईसी का पद नहीं मिला। लेकिन दुनिया ने इस काबिल जज की योग्यता को समझा और परखा। आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार की जांच की जिम्मेदारी जस्टिस एस मुरलीधर को सौंप दी। उनकी अध्यक्षता में तैयार रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्राइल ने 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2026 के दौरान अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में 20,000 बच्चों की हत्या कर दी, 44,000 से अधिक बच्चों को घायल कर दिया। जबकि उसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को इस्राइल जाते हैं।
उसके साथ दोस्ती का प्रदर्शन करते हैं। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला होता है और उसी दिन ईरान के मिनाब में बच्चियों के एक स्कूल पर हमला होता है। 160 से अधिक बच्चियां मारी जाती हैं। आज एक भारतीय जज की रिपोर्ट इसराइल को गुनाहों के कटघरे में खड़ी कर रही है और भारत इस जज की तारीफ भी नहीं कर पा रहा। Between 7th October 2023 and 7th October 2025, we have witnessed more than 20,000 children who've been killed and more than 44,000 children who've been injured. Children constitute 30% of all those killed in OPT, and the killing and injuring of children has been a continuing activity. इसराइल को गजा में मनमानी करने से कोई देश नहीं रोक पाया। हर देश गुलाम की तरह उसके सामने सर झुकाए खड़ा रहा और इसराइल गजा के बच्चों पर अपनी ताकत आजमाता रहा। बच्चों को दिखाता रहा कि जो चाहता है कर सकता है। इसीलिए बम से बच्चों को मारा गया, स्नाइपर बंदूकों से टारगेट किया गया। घायल होकर बच्चे जब अस्पताल पहुंचे तो उस अस्पताल पर बम गिरा दिया गया। अनाथालय में जमा हुए बच्चे तो वहां भी बम गिरा दिया गया। किसी कोने में खेलते पाए गए तो ड्रोन से हमला हुआ। भूखमरी से भी बच्चे मारे गए। बच्चों के तमाम स्कूल नष्ट कर दिए गए। यह उस इसराइल का काम है जिसके बारे में आपको पता तक नहीं, मगर उसका नाम शक्तिवर्धक चूर्ण की तरह लिए जा रहे हैं। जब एक इंसान में नैतिक रूप से कमजोरी आती है, उसका विवेक खोखला हो जाता है, तभी वह ताकत के नाम पर आतताई और अत्याचारी में अपने लिए सहारा खोजने लगता है। यही हाल हो गया है उन सभी का जो इसराइल के साथ आते ही खुद को सुपर हीरो समझने लगते हैं। आप जस्टिस मुरलीधर की बातों को ध्यान से सुनिए। अत्याचार की खबरों को आप किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। मेरी तरह अंग्रेजी नहीं भी आती है, तब भी आप मारे गए लोगों का विवरण सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल ने केवल बच्चों को नहीं मारा, उन स्कूलों को भी खत्म कर दिया, कॉलेजों को भी खत्म कर दिया जहां बच्चे फिलिस्तीन के भविष्य बन सकते थे। The Commission's findings are that Israel targets children to weaken demographic vitality and deny the Palestinian people's right to self-determination. 97% of all schools have been destroyed. 95% of the universities have been affected in Gaza. 22 out of the 38 universities have been completely destroyed. We have found the use of starvation and imposition of conditions of life obstructing children's survival. As of 1st October 2025, there have been 151 children's deaths on account of malnutrition. 151 बच्चे भूख से मर गए। इसराइल ने गजा में दवाओं से लेकर भोजन के जाने का रास्ता रोका। 1000 से अधिक मामले में बच्चों के शरीर का कोई ना कोई हिस्सा काटना पड़ा ताकि बचाया जा सके। किसी का एक हाथ काटा गया, किसी का एक पांव, किसी के दोनों पांव तो किसी के दोनों हाथ काटने पड़े। यह सब इसराइल ने किया। जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे सबूत हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि इसराइल के सैनिकों और सरकार ने जानबूझकर फिलिस्तीन के बच्चों को टारगेट किया, उनके बचपन को ही बर्बाद कर दिया। यह मानवता के खिलाफ अपराध है। इस रिपोर्ट में एक पैटर्न का भी पता लगाया गया। इसराइल ने बच्चों के सिर और गर्दन में गोली मारी ताकि किसी भी तरह से बच नहीं पाए। I must share with all of you that apart from the sources that we've quoted in the report, we also conducted oral hearings after we arrived here in Geneva this time. And 3 of the doctors who were involved in treatment of children in Gaza spoke to us. And they confirmed what the report has found on the basis of available material, that the gunshot wounds were specifically directed at the head and the neck to cause maximum damage. In one instance, a breastfeeding baby was shot by a quadcopter through the head, and the baby now suffers a permanent paralysis. इसराइल ने 100 पन्ने की रिपोर्ट पर 18 पन्नों का जवाब जारी किया है। कहा है मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट एक कॉन्फ्रेंस रूम पेपर है। पहले से तय नतीजे पर पहुंचने के लिए परिषद ने इसराइल के सबूतों को संज्ञान में लेने लायक नहीं माना।
रिपोर्ट एक तरफा है, इस्राइल विरोधी है, कहीं से भी स्वतंत्र नहीं है। यह रिपोर्ट हमास की हिंसा को नजरअंदाज करती है, इसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं। इस्राइल कहता है कि नागरिकों को जो नुकसान पहुंचा, खासकर बच्चों को, इस सशस्त्र टकराव का दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा माना जाना चाहिए। जस्टिस मुरलीधर ने इस पर जवाब दिया है, कहा है इस्राइल को बार बार जवाब देने के लिए बुलाया गया, उसके साथ ड्राफ्ट रिपोर्ट साझा की गई और अगर इस्राइल कोई अलग सबूत देता है तो हम उसे शामिल करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट में जो उदाहरण हैं, सबूत हैं, अगर इस्राइल के पास उसका कोई जवाब है तो जवाब देना चाहिए। ईरान ने मीनाब के एक स्कूल पर अमेरिका की बमबारी को तरह तरह के दस्तावेज में बदल दिया। पूरी दुनिया में यह बात पहुंचा दी कि अमेरिका ने इस्राइल के साथ मिलकर मीनाब के एक स्कूल पर हमला किया, 160 से अधिक बच्चियों की हत्या हो गई। जंग के दौरान बच्चियों को बार बार याद किया गया। ईरान के प्रतिनिधि जिस जहाज से इस्लामाबाद गए उसका नाम मीनाब रखा गया। विमान की सीट पर मीनाब की बच्चियों के बैग रखे हुए थे। मीनाब गजा में मारे गए हजारों बच्चों का भी चेहरा बन गया। केवल यह मत देखिए कि डरपोक कौम के लोग खामोश हैं, यह भी देखिए कि कोई इन्हीं घटनाओं को दर्ज भी कर रहा है, किसी रिपोर्ट में, किसी कार्टून में, किसी लेख में। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बच्चों के साथ जो क्रूरता हुई उस पर कई अखबारों में लेख लिखे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने भले ही अमेरिका के दबाव में इस्राइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, मगर उसी की एजेंसियों ने इस्राइल द्वारा किए गए युद्ध के अपराधों का रिकॉर्ड रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट ने गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ नई बहस छेड़ दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जब 2020 के दिल्ली दंगों से पहले बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों पर दिल्ली पुलिस के ढीले रवैये को लेकर जस्टिस मुरलीधर ने आलोचना की, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से हटा दिया गया। उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद एकजुटता, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय शांति की अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारत दुनिया में ऐतिहासिक रूप से जाना जाता रहा है, लेकिन भारत चुप रहकर अब अलग ही पहचान बनाने लगा है। हम ऐसे समय में इस्राइल से रणनीतिक नजदीकियां बढ़ा रहे हैं जब दुनिया के बाकी देश उनसे दूर जा रहे हैं। अपने रणनीतिक हितों और नैतिकता की कुर्बानी देकर भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच दोस्ती ही गहरी हुई है, जिन पर आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया हमलावर है। राष्ट्रीय हित की मांग है कि हम गजा में इस्राएली शासन के बर्बर नरसंहार और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लाखों फिलिस्तीनी परिवारों के क्रूर विस्थापन व बेदखली के खिलाफ विश्व के जनमत के साथ चलें। इस मामले में मोदी सरकार की संपूर्ण चुप्पी ना तो तर्कसंगत है और ना ही नैतिक रूप से उचित। सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन की एक लड़की हिंद रजब का भी उदाहरण अपने लेख में दिया है। 5 साल की हिंद रजब अपने परिवार के साथ गजा शहर से दूर जा रही थी, तभी इस्राएली सेना ने उनकी कार पर 335 राउंड फायर कर दिए। इस फायरिंग में हिंद रजब के परिवार के 6 लोग मारे गए और वह अपने रिश्तेदारों की लाशों के बीच एक कार में फंसी रही। पैरामेडिक्स ने इस बच्ची को बचाने की कोशिश की, बचाया नहीं जा सका और उसके साथ 2 पैरामेडिक्स भी मारे गए। जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट में हिंद रजब को कैसे मारा गया, इसका विस्तार से ब्यौरा है। इस रिपोर्ट में इस्राइल के दावे को भी चैलेंज किया गया है। कहा गया है कि इस्राइल ने झूठ बोला कि जिस दिन हिंद रजब की हत्या हुई उसके सैनिक वहां तैनात नहीं थे। रिपोर्ट में बाकायदा दिखाया गया है कि तैनात थे। सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत के लोग ग्लोबल नागरिक भी हैं, इस नाते उन्हें ऐसे अनगिनत फिलिस्तीनी बच्चों की कहानी जानने का हक है। लेकिन जब हिंद रजब पर काउथर बेनहानिया की फिल्म गोवा और बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जानी थी, तब सरकार ने अनुमति नहीं दी। इस्राइल की भावनाओं का ख्याल कर कई महीनों तक रोक कर रखी गई, मगर अब जनता के दबाव में इस फिल्म को अनुमति मिल गई है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट पर बहुत कम चर्चा हुई, हल्के तरीके से। इसी रूप में चर्चा हुई कि जस्टिस मुरलीधर इसके अध्यक्ष हैं। भारत की सरकार ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, मगर उनकी न्यायिक क्षमताओं पर दुनिया की बड़ी संस्थाओं ने यकीन किया। लेकिन इसके भीतर, इस रिपोर्ट के भीतर जिस तरह के सबूत हैं, प्रसंग हैं, उसकी चर्चा
हर किसी को करनी चाहिए। भविष्य में सरकारें किस हद तक क्रूर होने वाली हैं अपनी जनता के प्रति, दूसरी देशों की जनता के प्रति, उसका अंदाजा आपको मिलेगा। भारत के प्रेस में इसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। सोनिया गांधी ही क्यों, कई नेताओं को इस पर बोलना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि दुनिया भर में और भारत में लोग चुप रहने का कोई इम्तहान दे रहे हैं। परीक्षा में चोरी हो जाती है, राम मंदिर में डकैती हो जाती है, इथेनॉल से लोग परेशान हैं, आग लगती है बिल्डिंगों में, सीढ़ियां तक नहीं होती, लोग चुप रह जाते हैं। जब इन बातों पर चुप रहने की आदत पड़ गई है तो उस समाज से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह गजा में मारे गए 20,000 बच्चों को लेकर बात करेगा, या लोग इस्राइल के बारे में अपनी राय बदल देंगे? ऐसा कभी नहीं होता कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने से डरने वाला समाज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बोलने लग जाएगा, कभी नहीं होता। गजा पर चुप्पी का सीधा कारण है, जो राम मंदिर में डकैती पर नहीं बोल सकता, वो गजा में बेगुनाह मासूम 20,000 बच्चों को टारगेट कर मार दिए जाने पर नहीं बोल पाएगा। इसीलिए नेतन्याहू शान से कहते हैं, भारत में इस्राइल काफी लोकप्रिय है, बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्राइल के प्रति छवि भारत में अच्छी है। क्या लोगों को पता भी है कि इस्राइल क्या है, क्या कर सकता है और उसने क्या किया है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।